नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंसर ऑफिशियल में। आज फिर हम आपके लिए बेस्ट करंट अफेयर सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में लेकर आए हैं। आज की तारीख है 15 जुलाई 2020। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको देते हैं एक रिक्रूटमेंट की जानकारी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा बहुत सारे पदों के लिए बहुत सारे पद हैं जो इस फोटो में आ नहीं सकते थे एक पेज में, वह जारी कर दिए गए हैं और जिसकी लास्ट डेट है आप यहां पर देख सकते हैं 31 अगस्त 2020। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। इस जो नोटिफिकेशन की डिटेल पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हो तो प्लीज फॉर्म भरिएगा, क्योंकि जब तक आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे तब तक आप पढ़ेंगे नहीं, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप अपनी ड्रीम जॉब कैसे पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईरानी सरकार ने किस परियोजना से भारत को हटाने का फैसला पैसा देने और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी के चलते किया है। तो आपको पता होगा चाबहार रेल परियोजना से भारत देश को क्या है, ईरान की सरकार के द्वारा हटा लिया गया है। आपको पता होगा चाबहार बंदरगाह से जहेदान जो अफगानिस्तान की सीमा पर पड़ता है वहां तक एक रेलवे लाइन भी डालनी थी, रोड और रेल लाइन दोनों डालनी थी। तो रेलवे लाइन से अब भारत देश का जो नाता है, जो बनाने के लिए समझौता किया गया था वर्ष 2016 में, अब उससे भारत देश को हटा दिया गया है। अब क्योंकि भारत देश हट गया है तो ईरान की सरकार ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से $40 मिलियन का खर्च करेगी और इस रेलवे लाइन को क्या करने वाली है, डालने वाली है। इसका जो काम करने का जो जिम्मेदारी ली थी भारत देश ने, वो लिया था भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड इरकॉन ने। जो कि अब क्यों देरी हुई, क्या समस्या हुई, ये तो भारत सरकार ही बता सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण अवस्थिति है। आपको पता है कभी भी हम दक्षिण एशिया में रहते हैं, हम दक्षिण एशियाई देश है भारत देश, और जब हमें पूर्वी एशिया की ओर जाना होता है तो आपको रास्ता मिल जाता है, लेकिन जब आपको पश्चिमी एशिया की तरफ जाना होता है तो पाकिस्तान की वजह से हम पूरे का पूरे क्या करते हैं, कट जाते हैं। और इसी कटे हुए रास्ते को बनाने के लिए ग्वादर बंदरगाह, आपको पता है कि ग्वादर बंदरगाह चाइना के द्वारा क्या किया गया है, एक पाकिस्तान का एक बंदरगाह है जिसे ले लिया गया है, लीज पर ले लिया गया है, और उससे वह भारत देश की निगरानी भी कर सकता है। उसी के प्रति उत्तर में हमने चाबहार बंदरगाह को लिया था और अच्छी खासी मात्रा में हमने यहाँ पर पैसा भी लगाया है। हम चाह रहे थे चाबहार बंदरगाह से होते हुए आप देख सकते हैं जहेदान, फिर जरांग और फिर डेलाराम होते हुए हम मध्य एशिया और यूरोप तक अपनी पहुंच को बना सकें, इसीलिए यह पूरा का पूरा रूट अपनाया गया था। अब यह हमारे लिए एक अच्छा संकेत नहीं है कि आप देख सकते हैं जो पूरा रूट है यहाँ पर सिर्फ इस मार्ग की बात की जा रही है, मतलब चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान तक की बात की जा रही है, बाकी जो और रूट है उसकी बात नहीं की जा रही है। कंफ्यूज मत होइएगा, आपसे यह पूछा जा सकता है कौन सा, ये दो प्रश्न में आप या दो नाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जहेदान और जरांग। तो अभी यहां पर कहां बात हो रही है, जहेदान के बीच में। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक, तो भूलिएगा मत। ईरान, आपको पता है ईरान पर हाल फिलहाल में इजराइल के द्वारा जो वहां पर एटॉमिक बॉम्ब बनाए जा रहे थे, वहां पर अपने जो छोटे बॉम्ब है, बैलिस्टिक बॉम्ब्स हैं, वो गिराए गए थे और एक ऑफेक 16 मिसाइल का भी लॉन्च किया गया था इजराइल के द्वारा। कहीं ना कहीं ये इजराइल से संबंधित ही या ईरान से संबंधित ही करंट अफेयर बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बन गया। यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत देश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है। तो भारत देश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है वर्ष 2019 और 20 में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह डेटा रिलीज किया है केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। आपको पता होगा लास्ट ईयर 18 और 19 में $87.96 बिलियन के साथ भी ये सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, और इस साल लगभग $1 बिलियन और इंक्रीज हुआ है और $88.75 बिलियन के साथ में अमेरिका एक बार फिर से भारत देश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। यह आपको पता होना चाहिए कि वह 2013-14 जो फाइनेंशियल ईयर था तब से लेकर 17-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, इसलिए चीन की जगह ले रहा है आप कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका। और धीरे धीरे चीन का जो बिलियन डॉलर का जो व्यापार है वो भी कम होता जा रहा है। इस साल 19-20 में लगभग $81 बिलियन के आसपास बचा है, जो लास्ट ईयर $88 बिलियन के आसपास था। भारत देश के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, आप देख सकते
हैं अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय को और चीन को पछाड़ते हुए एक न्यूज़ से ली गई तस्वीर। साथ में आप देख सकते हैं कि भारत देश का जो सर्विस सेक्टर है वही ज़्यादा योगदान करता है इस कॉन्सेप्ट में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के प्रमुख कौन डॉक्टर के शिवान को दिया गया है इस साल का वॉन करमन पुरस्कार। अति महत्वपूर्ण है। तीसरे भारतीय हैं। 2005 में प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव और 2007 में डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन को यह पुरस्कार दिया गया था। मार्च 2021 में पेरिस में यह फ्रांस दिया जाएगा। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का यह सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे वॉन करमन पुरस्कार के बारे में मुझे ऐसा लगता है पूछा जा सकता है। इसके संस्थापक थे डॉक्टर थियोडोर। मुख्यालय पड़ता है पेरिस, फ्रांस में। डिटेल में आप सामने देख सकते हैं और आप देख सकते हैं हमारे इसरो के चीफ महोदय के सिवान को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत देश का एक राज्य है तमिलनाडु, दक्षिणतम राज्य है। वहीं के मुख्यमंत्री हैं एडापल्ली के पलानीस्वामी। इन्हें ही दिया गया है इस साल का पॉल हैरिस फेलो सम्मान। शिकागो के रोटरी इंटरनेशनल या रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा यह दिया जाता है। यह उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने समुदाय को जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड कराता है और उन व्यक्तियों को भी दिया जाता है जो रोटरी को 1000 अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है। आप देख सकते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री महोदय को। साथ में आपको पता होना चाहिए रोटरी इंटरनेशनल के हाल फिलहाल में अध्यक्ष हैं होलगर सनेक और तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु की अवस्थिति आप देख सकते हैं। रामेश्वरम यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। राजधानी है चेन्नई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वालकॉम वेंचर्स के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी अधिग्रहित की गई है? तो 0.15% की हिस्सेदारी खरीदी है क्वालकॉम वेंचर्स ने। लगभग 750 या मैं ये कहूं कि 730 करोड़ रुपए में यह हिस्सेदारी मात्र 0.15% खरीदी गई है। जियो प्लेटफॉर्म आपको पता है बहुत ज्यादा जियो का उपयोग किया जा रहा है। जियो प्लेटफॉर्म क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो कि डिजिटल एप्लीकेशंस रन करती है और प्रौद्योगिकी इट मींस टेक्नोलॉजी से संबंधित इकाइयों में निवेश को नियंत्रित करती है। इसका उद्देश्य है कि हाई क्वालिटी का क्या करना भाई, उच्च गुणवत्ता की जो सेवाएं हैं, डिजिटल सेवाएं वो भारत देश में प्रदान करना। आप देख सकते हैं क्वालकॉम वेंचर्स को जियो के लोगों के साथ में आपको पता होना चाहिए क्वालकॉम वेंचर्स क्या है। एक वैश्विक फंड है जो कि 5G, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमोटिव और नेटवर्किंग इत्यादि से संबंधित इकोलॉजिकल सिस्टम में काम करने वाली एक अग्रणी कंपनी है। आप देख सकते हैं कि जियो ने लगभग सिर्फ अभी अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में लगभग 1,18,00,000 रुपए के आसपास या 1,18,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो मनी है, इंटरनेशनल फ्लो है, वो अपने तरफ की ओर खींचा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जियो कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो चुका है सिर्फ अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में, जिसकी पूरी की पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है फेसबुक के द्वारा 43,000 करोड़ रुपए में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने का। और इसी के साथ ही सिर्फ एक महीने के अंदर फिर से कौन सी भाई, रिलायंस कंपनी, सिर्फ आप देख सकते हैं जून में मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि 11 लाख करोड़ रुपए की पहली भारतीय कंपनी बन गई थी और अब जुलाई में यह 12 लाख करोड़ रुपए में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यू के माइलस्टोन को पार कर लिया। पहली भारतीय कंपनी है यह। और इसी के साथ इसके मालिक रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी दुनिया के 6वें सबसे ज्यादा अमीर शख्सियत बन गए हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने बड़े बड़े नाम, लैरी पेज, वॉरेन बफेट, इन लोगों को भी पीछे कर दिया है और बिल्कुल सबको पछाड़ते हुए एकदम टॉप 3 की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 12 लाख करोड़, प्रश्न आपसे 110% बनेगा। 12 लाख करोड़ रुपए की पहली कंपनी है, बनी है रिलायंस और 6वें नंबर पर पहुंच गए मुकेश अंबानी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। इसका विमोचन 20 जुलाई को किया जाएगा। पेंगुइन इंडिया के द्वारा यह क्या आने वाली है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है भाई, जब वो 16 साल के थे उस समय पर जो उनके यादगार लम्हे थे उसी को उन्होंने रस्किन बॉन्ड महोदय ने यहां पर रखने की कोशिश करी है। लुकिंग फॉर द रेनबो 2017 की, टिल द क्लाउड्स रोल बॉय 2017, कमिंग राउंड द माउंटेन 2019 के बाद उनकी जो यादगार सीरीज चल रही जिसमें वो अपनी यादों को बता रहे हैं, उसकी चौथी पुस्तक है। आपसे पूछी जा सकती है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। आपको याद होगा उन्होंने अपने 86वें जन्मदिन पर एक बुक जारी करी थी, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड
प्लेन्स, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा फान फान की एक बुक आई थी, वुहान डायरी, डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, प्रश्न आपसे बन सकता है। इसके अलावा आपको याद होगा, मैंने बताया था गेटिंग कॉम्पिटिटिव, यह पुस्तक मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आरसी भार्गव के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने जो पूरे जीवन में अपना अनुभव प्राप्त किया है उसी पर यह किताब लिखी गई है। प्रश्न आपसे बन सकता है, भार्गव महोदय को आप सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बीसीसीआई के द्वारा अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हेमांग अमीन जो हाल फिलहाल में जो आईपीएल है उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, इन्हें ही बीसीसीआई का सीईओ नियुक्त किया गया है। राहुल जौहरी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उन्हीं के स्थान पर यह स्थान आप मिला है। आप अमीन महोदय को देख सकते हैं। आपको पता है बीसीसीआई के हाल फिलहाल में जो ओम्बुड्समैन थे वो थे जस्टिस डीके जैन। इसके अलावा आपको पता है बीसीसीआई के अध्यक्ष दिख रहे हैं आपको, सौरभ गांगुली महोदय। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।